Good morning, students. As we are continuing with the chapter 12, electricity. So today we will proceed with the topic that is Ohm's law. But before discussing this law, I would like to ask you one question, that is how does the current flows in a wire? कि किसी भी वायर से करंट कैसे फ्लो करता है? So can you tell me how does the wire, we can say current flows in a wire? So let me tell you, मैं बताती हूँ किस तरह से फ्लो करता है. Suppose this is the wire. कि अगर हमारे पास ये कोई मेटालिक वायर है तो एवरी मेटल इट हैज सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर मेटल के पास होते हैं. तो द वायर इट इज मेड अप ऑफ अ मेटल. तो व्हाट वी कैन से एवरी मेटालिक वायर इट हैज सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू अ सेल और टू अ बैटरी. कि जब तक इसके पास जब तक ये किसी सेल या बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, दे यूज टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अलग अलग डायरेक्शंस में वो मूव करते रहते हैं रैंडमली वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं. बट एज दे गेट्स कनेक्टेड टू एनी बैटरी, जैसे ही इस वायर को किसी बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं या किसी भी वायर वी कैन से किसी भी सेल से या किसी भी बैटरी से अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. बट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दिस मेटालिक वायर, इस मेटालिक वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा किस तरफ मूव करेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स द, सपोज यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे. ऐसा क्यों होता है, क्यों मूव करते हैं वो पॉजिटिव की तरफ? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस दे यूज टू अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और यहाँ क्या है, ये हमारी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है. तो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज इन द नेचर दे गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दैट बैटरी. So what we can say कि current always flow because of the movement of electrons. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट का फ्लो रहता है किसी भी वायर के अंदर. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन मूवमेंट की क्या है, इस डायरेक्शन में है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट रहेगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगी, करंट की डायरेक्शन रहेगी. Is it clear? So in this way the current flows in a wire. इस तरह से करंट किसी भी वायर के अंदर फ्लो करता है. क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही हम किसी मेटालिक वायर को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी किसी सेल या बैटरी से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उससे अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ द करंट. So in this way what we can say, the current flows in a wire. In this way the current flows in a wire. So now we will describe the topic that is Ohm's law. क्या है अपने आप में Ohm's law? देखिए इस लॉ का नाम सबसे पहले Ohm's law ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये दिया गया था कि एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, जॉर्ज साइमन ओम्स. क्या नाम था साइंटिस्ट का, जॉर्ज साइमन ओम्स. तो यहाँ से ये वर्ड उठाया गया है इनके वी कैन से इनको रिवार्ड देने के लिए, इनको रिवार्ड करने के लिए इनके नेम पर ही ये लॉ बना दिया है. उन्होंने एक वी कैन से रिलेशनशिप कैलकुलेट किया था किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो उसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो करंट फ्लोइंग और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन दोनों चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप उन्होंने ड्राइव किया था. उस रिलेशनशिप को ही नेम दिया गया है Ohm's law. उसी को नेम दिया गया है Ohm's law. अब इसको नेम Ohm's क्यों दिया गया, बिकॉज इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स. जो जॉर्ज साइमन ओम्स नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ही ये लॉ हमें बताया है या ये लॉ हमें ड्राइव करके दिया है. तो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से कि दिस इज कॉल्ड टू बी द Ohm's law. और इस लॉ में हमें जो स्टडी करना होता है वो क्या स्टडी करना है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लोइंग थ्रू द any metallic conductor
as well as the potential difference created across its different ends, कि उसके जो different ends है, उसके जो दो ends है उनके बीच में क्या होगा, एक potential difference create होगा। कब? जब करंट उसमें से फ्लो करेगा। तो कह रहे करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एज वेल एज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस इट्स टू डिफरेंट एंड्स, उसके जो दो डिफरेंट एंड्स हैं उनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उन सबका क्या रिलेशनशिप हमें यहाँ पे ड्राइव करना है। और उसी रिलेशनशिप की स्टडी को क्या नेम दिया गया है, ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V across the ends of a given metallic wire। अब ये कंडक्टर क्या ले रहे हैं, मेटालिक वायर, कि किसी भी मेटालिक वायर से अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो कहते हैं सपोज दिस इज द मेटालिक वायर। अगर हम इसी को एक मेटालिक वायर इमेजिन करते हैं और इसी में से अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसके दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशनशिप है करंट फ्लोइंग थ्रू द वी कैन से मेटालिक वायर। तो देखिए the potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through the wire। कि जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसके क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि जितना ज्यादा करंट हम इस वायर के थ्रू फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा ही पोटेंशियल डिफरेंस इन एंड्स के बीच में क्रिएट हो जाएगा। कब? जब इस वायर को हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ज्वाइन कराएंगे, हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ देंगे। तो व्हाट दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम एक मेटालिक वायर जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर उसमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं या इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पास जब कराएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा इसके दो एंड्स के बीच में इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा अक्रॉस इट्स टू एंड्स, इसके दोनों एंड्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। की जितना भी करंट, अगर कम करंट हम फ्लो कराएंगे तो कम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, अगर ज्यादा करंट हम फ्लो कराएंगे तो बहुत ज्यादा क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड दैट इज सेड टू बी द ओम्स लॉ। पर देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, एक कंडीशन यहाँ पर रहती है क्या, when the temperature remains constant, when the temperature remains constant, यानी टेम्परेचर में कोई फ्लक्चुएशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो फिर से हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए बेटे हम स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते, कोई भी लॉ हमें डिफाइन करना होता है तो एग्जैक्टली हमें देना होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional। तो ये जो साइन है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो ये क्या है, करंट आई हम किसे वी कैन से आई से किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर ही ये इस रूल को फॉलो करेगा कि द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस दीस टू एंड्स इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इज इट क्लियर? So this is our law, यही हमारा लॉ है, that is called to be the Ohm's law। ये डेफिनेशन रहेगी और साथ में ये आपने फॉर्मूला देना है। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अब हम इसे इक्वल्स टू के लिए जब लेकर आते हैं तो हमें कांस्टेंट लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कांस्टेंट, हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट साइन लिया है दैट इज R, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया। तो V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, R। तो R यहाँ पर क्या है, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है अपने आप में, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो V इज इक्वल टू RI, V इज इक्वल टू RI। अब इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसी को हम, रेजिस्टेंस। सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, अब अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, R तो एज इट इज है और I को क्या करेंगे, पलट के साइड ले आएंगे, LHS RHS, तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा I पलट के। तो व्हाट वी कैन से कि रेजिस्टेंस क्या होता है अपने आप में, इट इज द रेशियो, क्या हो जाएगा अपने आप में, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड एज वेल एज द क्या है,
करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो देखिए रेजिस्टेंस, अब जनरल भाषा में हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये सपोज हमने इसे एक मेटालिक वायर माना था, तो इट इज इस मेटालिक वायर की एक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को इसके अंदर फ्लो करने से रोकेगी, अपोज करेगा। तो क्या कहता है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। वो अपने अंदर से किसे करंट को पास होने से रोकता है, उसे अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस अगर हमें किसी भी कंडक्टर का कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा कि इट इज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस the different ends of the conductor as well as the amount of current flowing through the conductor. What we can say? It is the ratio of V and I. तो देखिए अभी हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस की एग्जैक्टली हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। क्या कह रहे हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है बाय विच द कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कि अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट यूज टू ऑब्स्ट्रक्ट दैट फ्लो। इट यूज टू ऑब्स्ट्रक्ट दैट फ्लो और वी कैन से अपोजेस दैट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स पर क्रिएट होगा टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। उसी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, उसमें जो क्या आएगा? रेशियो आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। Is it clear? This resistance is measured by the instrument rheostat. Rheostat नाम का इंस्ट्रूमेंट हम अपने सर्किट में लगा देते हैं और उससे मेजर हो जाता है कि रेजिस्टेंस कितना क्रिएट हो रहा है। एंड द सिंबल इज R। इसी तरह से इसका सिंबल आता है कि R लिखा, सर्कल लगाया और इस तरह से हमने इसे दिखा दिया। So this is the symbolic representation of the rheostat. Now what we can say, the SI unit of this resistance. अब रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है इट इज ओहम। क्या होती है? ओहम, OHM। दिस इज ओहम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये सिंबल है इसका एंड दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा। दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा। तो ओहम जो है ये क्या है? SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। की रेजिस्टेंस को जब मेजर करते हैं, जैसे कि अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में इस तरह से मेजर करते हैं, तो इसी तरह से जब भी हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसे किसमें मेजर करेंगे? दैट इज ओहम। और इसके लिए जो वी कैन से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? ओमेगा। इट इज ओमेगा। सो व्हाट वी कैन से 1 ओहम। 1 ओहम क्या होता है कि जब 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें से हम 1 एम्पियर करंट अगर हम फ्लो कराते हैं तो इसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट वुड बी 1 वोल्ट। क्या होगा? 1 वोल्ट। तो क्या कहता है कि when the 1 ampere current is flowing through a conductor, then 1 volt potential difference is created across its end. So what we can say, 1 ohm is the ratio of 1 volt to the 1 ampere. Is it clear? तो ये भी हमारे पास एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछ सकते हैं, SI यूनिट भी पूछ सकते हैं, 1 ओहम को डिफाइन करना भी वो हमसे पूछ सकते हैं, बट क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है एग्जाम में। Now what we can say, what is the cause of this resistance? हम कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है तो मेटल अपोज करता है उसे अपने अंदर से फ्लो करने के लिए, तो उसके पीछे क्या रीजन है? Why does we can say what is the cause of this resistance? क्या cause है, क्या कारण है इस रेजिस्टेंस के पीछे? तो देखिए क्या कहते हैं, अब इस मेटालिक कोई भी जो मेटल हमारे पास होता है, सपोज कोई भी मेटालिक वायर जो हम ले रहे हैं उसके अंदर क्या होता है? एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हमने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में बिल्कुल कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं, कुछ तो वो रीजन होता है, प्लस वो जो
फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साथ में मेटल के अंदर जो आयंस या एटम्स प्रेजेंट है उनके साथ भी कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और उस टकराव की वजह से क्या बनता है कि वो जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करते हैं, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है, उसके रास्ते में एक रुकावट क्रिएट होती है उस कोलिजन की वजह से, जो वो सारी चीजें आपस में टकराती रहती हैं। तो कहता है द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द एटम्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द कंडक्टर। तो कह रहा है कॉलिजन यानी टकराव होना किसके बीच में, एक तो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मैंने बताया था कि जब तक बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तब तक तो वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं, और जैसे ही हम उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि कॉलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, कि एक तो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कॉलिजन होता रहता है, वो आपस में ही टकराते रहते हैं, दूसरा किससे, एटम्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द कंडक्टर, उस कंडक्टर में जो भी एटम्स या आयंस प्रेजेंट है वो उनके साथ भी टकराते रहते हैं, और उस टकराव की वजह से एक रुकावट क्रिएट होती है, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, और उस ऑब्स्टेकल को ही हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस। क्या कह रहे होते हैं हम, रेजिस्टेंस। सो नाउ लेट्स प्लॉट अ ग्राफ। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम x एक्सिस पर ले रहे हैं, सपोज दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, तो y एक्सिस पर हम करंट को प्लॉट कर रहे हैं और x एक्सिस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम किसका अमाउंट बढ़ाएंगे, करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे साथ में पोटेंशियल डिफरेंस का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो करंट का अमाउंट भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। व्हाई, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्योंकि क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दैट्स व्हाई अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी ऑब्जर्व्ड। कैसा ग्राफ आएगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। इज इट क्लियर? Now we will discuss the factors on which the resistance of a conductor depends. So let's see the factors. अभी हम factors discuss करेंगे through which we can say the resistance of a conductor depends. Let's discuss the factors. The very first is length of a conductor. सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, length of a conductor. तो R is directly, this resistance is directly proportional to the length of a conductor. कि resistance जो create होगा that will be directly proportional to the length of a conductor. कि जैसे जैसे हम conductor की length increase करेंगे वैसे वैसे resistance भी साथ में क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा। After that, if we see the area of cross section, कि area of cross section क्या होता है, कि suppose this is the conductor, तो ये जो area है यहाँ, ये जो this is called to be the area of cross section. तो this is area of cross section. तो area of cross section से resistance क्या होता है, inversely proportional. तो we will write here 1 by A. A क्या है, this is the area of cross section. और L यहाँ पर क्या है हमारे पास, length. और A क्या है, this is area of cross section. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव पुट हियर 1 by A. अगर इनवर्सली का साइन हमें करना होता है तो व्हाट वी कैन से, दिस इज 1 by A. आफ्टर दैट द फोर्थ इज नेचर ऑफ द मटेरियल, की किसी भी मटेरियल के नेचर पर भी ये डिपेंड करता है कि मटेरियल किस टाइप का है। After that the temperature, it is again directly proportional. Temperature से resistance फिर से क्या होता है, directly proportional to the temperature. कि resistance की जैसे 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 ज्यादा हम temperature बढ़ाते चले जाएंगे या कम करते चले जाएंगे, अगर हम temperature को कम करेंगे तो resistance कम होता चला जाएगा, अगर हम temperature को बढ़ाएंगे तो resistance फिर से क्या हो जाएगा, increase होता चला जाएगा। तो again what we can say, it is directly proportional to the temperature. Okay students, so let's revise. The very first factor is length of a conductor, which is directly proportional to the resistance. कि resistance जो है ये क्या रहेगा, directly proportional to the length of a conductor. And resistance will be inversely proportional to the area of cross section. And somewhat it also depends, somehow it is dependent upon the nature of material also. ये material के nature पे भी depend करेगा, as well as it also depends upon the temperature. टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का फिर से क्या रिलेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कि रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ